डियर स्टूडेंट, आपका अपने एस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने आइसोमेरिज्म को पढ़ा था। तो आइसोमेरिज्म के मैंने दो पार्ट बताए थे आपको, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, मतलब संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन। क्या है? उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन। आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बंधन। ठीक है, तो इसकी दो थ्योरी आई थी। कितनी थ्योरी आई थी? दो थ्योरी। भाई वो दो थ्योरी कौन सी थी देखना। एक तो पहली थी आपकी CFT, सॉरी पहली तो क्या आपकी VBT। क्या थी? VBT। दूसरी क्या थी आपकी? CFT। दूसरी थी आपकी CFT। ठीक है, VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये क्या हो गया आपका? संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। दूसरी थी आपकी CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये दो थ्योरी आई थी जो किसके बारे में बताती है? कॉम्प्लेक्स में क्या बताता है? बंधन के बारे में बताती है। ठीक है, तो हम पहले के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो VBT, संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। देखना भाई, पहला हम पढ़ रहे हैं VBT, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब VBT के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स में VBT पढ़ेंगे, संकुल यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ेंगे। तो भाई ये VBT है वो क्या कहती है? VBT ये कहती है जो आपका एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए और लिगेंड का लोन पेयर होना चाहिए। केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक और लिगेंड का लोन पेयर आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। भाई क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु, जिसका ये क्या हो गया? वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, रिक्त कक्षक हो गया। इधर आपका क्या आ रहा है? लिगेंड, और लिगेंड के पास क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। ये लोन पेयर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन कर क्या बनाएंगे? उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। आप लोग जानते हैं कि उप सहसंयोजक बंध है वो क्या होता है? दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक होता है। अब बात है कि ये अतिव्यापन, तो अतिव्यापन तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, वहां पर जाकर एक बार दोबारा देख लेना। ये अतिव्यापन वही है, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन, जो आपने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, तो वो तो यहाँ तो बताया नहीं जाएगा, तो दोबारा सुनना। केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक और लिगेंड के जो लोन पेयर हैं वो आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन कर किसका निर्माण करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेंगे, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि उप सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है? दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक होता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक और लिगेंड के लोन पेयर के मध्य क्या होगा? अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन होने से किसका निर्माण होता है? उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और उप सहसंयोजक बंध का क्या होता है? दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक होता है। अब एक बात याद रखना भाई, अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा, आपका ये कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो ये बात याद रखना भाई कि इन थ्योरी में अतिव्यापन जितना होगा, VBT के अंदर अतिव्यापन जितना होगा,
तो संकुल भी उतना ही ज़्यादा क्या पाया जाएगा, आपका स्थायी होगा, उस स्थायी पाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसके कुछ ही पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, वो याद रखना बस। फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, बहुत आसान से, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें एक बात तो बता दी मैंने, अतिव्यापन जितना ज़्यादा प्रबल होगा आपका कि संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। तो इसने पहली बात तो यही बताई थी कि केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक और लिगेंड के लोन पेयर के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन। अतिव्यापन से उपसंयोजक बंध का निर्माण होगा और उपसंयोजक बंध क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और अतिव्यापन जितना ज़्यादा प्रबल होगा आपका संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। एक बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट यह है कि आपके किसी संकुल में जितने लिगेंड होंगे, किसी भी संकुल में जितने लिगेंड होंगे, तो लिगेंडों की जितनी संख्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतने ही क्या पाए जाएंगे, रिक्त कक्षक पाए जाएंगे। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक संकुल ले रहा हूँ FeCN6 ये एक संकुल है। इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। तो इसके पास 6 लिगेंड है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक भी कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 कक्षक, रिक्त कक्षक तो होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 6 तो कम से कम इसके पास होंगे ही होंगे। तो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंडों की संख्या के बराबर क्या पाए जाते हैं, रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। यदि यहाँ पर 4 लिगेंड है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कम से कम 4 रिक्त कक्षक तो पाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास निर्धारित संख्या में रिक्त एसपीडी कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एसपीडी, ये कक्षक पाए जाते हैं। वो निश्चित होंगे। यदि लिगेंडों की संख्या 6 है तो इसके पास 6 कक्षक पाए जाएंगे। यदि इसके पास लिगेंडों की संख्या 4 है तो इसके पास 4 कक्षक पाए जाएंगे, और वो खाली तो होंगे, याद रखना। रिक्त कक्षक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, रिक्त कक्षक पाए जाएंगे। फिर तीसरी बात आपकी यह है कि इसमें जो रिक्त कक्षक पाए जाते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, संकृत कक्षक बनाएंगे। इसमें जो रिक्त कक्षक है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वो क्या बनाएंगे, पहले तो संकृत कक्षक में बदलेंगे भाई। किस में बदलेंगे, संकृत कक्षक में बदलेंगे। अब संकृत कक्षक में बदलने के पश्चात क्या होगा, जो ये लिगेंड है वो इनके इस संकृत कक्षकों के साथ क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। और फिर अतिव्यापन कर कर किसका निर्माण करेंगे, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। तो याद रखना भाई, जो ये आपके केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक पाए जाते हैं वो रिक्त कक्षक क्या बनाएंगे, संकृत कक्षक में बदलेंगे। फिर जो आपके लिगेंड है वो लिगेंड इन संकृत कक्षकों के साथ क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। और अतिव्यापन कर कर किसका निर्माण करेंगे, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। याद रखना भाई, ये अतिव्यापन हो रहा ना, इस अतिव्यापन से संकुल यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण होता है। याद रखना, अतिव्यापन से ही संकुल यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण होगा। वो कैसे होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। अब आपको मैं एक सारणी बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा, वो सीरीज याद रखनी है आपको, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखना भाई, वो लिगेंडों की एक साथ में लिगेंडों की संख्या, मतलब लिगेंडों की संख्या का मतलब उपसहसंयोजक संख्या होगी। उपसहसंयोजक संख्या जानते हैं, लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से बनाए गए बंधों की संख्या। तो इस साइड में तो मैं लिख रहा हूं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, और इधर आपका हो जाएगा ज्यामिति, संकरण। यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, संकरण, फिर इधर ज्यामिति। यदि भाई समन्वय संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2, मतलब लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, 2। तो भाई संकरण कौन सा होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 है तो संकरण कौन सा होता है, एसपी संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, एसपी। और एसपी संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय। आप लोग जानते ही हैं कैसी होती है, रेखीय होती है। तो याद रखना, यदि समन्वय संख्या 2 है, केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं लिगेंड, तो उसका संकरण कौन सा होगा, एसपी संकरण होगा। उसकी ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय ज्यामिति होगी। फिर यदि समन्वय संख्या कितनी है भाई आपकी, 3 है। कितनी है, 3। तो संकरण कौन सा होगा, आप जानते हैं कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। और sp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय।
त्रिकोणीय, ट्राइगोनल। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। ठीक है, याद रखना इसको भी। यदि समन्वय संख्या कितनी है? 4 है भाई। कितनी है? 4। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यदि लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं तो संकरण कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग जानते हैं। मैंने नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में बताया था, दोबारा से सुन लेना। समन्वय संख्या 4 है तो संकरण कौन कौन सा होता है? एक तो sp3 संकरण हो सकता है भाई। कौन सा संकरण हो सकता है? sp3 संकरण हो सकता है। कौन सा होता है? sp3। ठीक है, sp3 मतलब एक तो s में और 3 p में, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4। तो कौन सा संकरण हो गया? sp3। अब sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है भाई। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलक क्या करती है? आपको बनानी आती है। इधर मैं एक बार बना भी देता हूँ। यह आपका जैसे इधर ही देख लेना, मेटल आया ना इधर आपका, ये इधर आपका क्या हो गया? लिगेंड। इधर लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये आपका चतुष्फलकीय हो गई। ठीक है, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो समन्वय संख्या 4 है तो इसमें एक तो संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण हो सकता है, जिसकी ज्यामिति क्या है? टेट्राहेड्रल। भाई समन्वय संख्या 4 है तो इसका एक संकरण और भी हो सकता है, dsp2 संकरण। कौन सा संकरण हो सकता है? dsp2। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो sp3 संकरण की तो ज्यामिति टेट्राहेड्रल हो गई। अब dsp2 संकरण, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो इसकी ज्यामिति होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। कैसी होती है? वर्ग समतलीय। ये लीजिए भाई, वर्ग समतलीय। अब वर्ग समतलीय भी बनानी आती है। ये मेटल, ये इधर आपके 4 लिगेंड हो गए, तो ये वर्ग समतलीय क्या हो गई? इसकी ज्यामिति हो गई। तो याद रखना, यदि समन्वय संख्या 4 है, लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं। एक तो संकरण sp3 संकरण होगा, एक dsp2 संकरण होगा। तो sp3 संकरण उसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है, dsp2 संकरण उसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होती है। याद रखना। अब भाई कभी तो संकरण sp3 बता रहा हूँ, कभी मैं dsp2 बता रहा हूँ, ये संकरण कब होंगे? तो ये संकरण कौन सा कब आएगा? वो तो निर्भर करता है किस पर? लिगेंड पर। लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, वो अभी आएगा, कुछ समय पश्चात बता दूंगा कि लिगेंड की प्रकृति क्या होती है। तो ये sp3 संकरण और dsp2 संकरण किस पर निर्भर करता है? लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं समन्वय संख्या 5 वाले की। तो कौन सा संकरण होगा भाई? तो संकरण कौन सा होगा आपका? dsp3 संकरण। कौन सा होगा? dsp3 संकरण। और dsp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। ठीक है, वे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन याद रखना, यदि समन्वय संख्या 5 है तो dsp3 संकरण होगा, जिसकी ज्यामिति कैसी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। अब यदि समन्वय संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो ये याद रखना भाई, ये भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। तो उसका संकरण कौन सा हो सकता है? d2sp3 संकरण या फिर sp3 d2 संकरण। ये दोनों में कोई सा भी हो सकता है भाई। d2sp3 संकरण भी हो सकता है और sp3 d2 भी हो सकता है। अब ये दोनों संकरण कब होंगे? कभी तो d2sp3 होगा या फिर कभी sp3 d2 होगा। तो ये भी किस पर निर्भर करता है? लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ठीक है, वर्गाकार द्विपिरामिड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिड, जो क्या बनती है? आपकी अष्टफलकीय बनती है। तो याद रखना भाई, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, यदि समन्वय संख्या 2 है तो संकरण कौन सा होगा? sp संकरण, जिसकी ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय।
यदि समन्वय संख्या 3 है तो संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण, जिसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी। यदि समन्वय संख्या 4 है तो संकरण कौन कौन से होते हैं, sp3 और dsp2 हो सकते हैं। तो sp3 संकरण की ज्यामिति तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की हो गई, dsp2 संकरण उसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय हो गई। अब एक बात और याद रखना भाई, कंपटीशन एग्जाम में IIT व PMT में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका dsp2 संकरण है, इस dsp2 संकरण में डी कौन सा डी कक्षक भाग ले रहा है। आप जानते हैं डी कक्षक की 5 आकृतियां होती हैं, वो 5 आकृति कौन सी होती है, यही तो होती है ना, डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और 2 कौन सी होती है, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स। ये 5 आकृति होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। तो इसमें पूछा जो dsp2 संकरण होता है उसमें ये डी कक्षक कौन सा भाग लेता है, कौन सा डी कक्षक भाग ले रहा है। ये IIT व PMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना भाई। तो कौन सा डी कक्षक भाग लेगा, वो लेगा डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला भाग लेगा। कौन सा लेगा इसमें, ये जो डी कक्षक है वो कौन सा है, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक इसमें भाग लेगा, ये याद रखना भाई इसमें। और जो ये है D2 sp3 व sp3 D2, तो इसमें भी कौन सा है, इसमें भी यही है, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ही भाग ले रहा है इसमें भी, ठीक है। फिर यदि समन्वय संख्या 5 है तो कौन से संकरण हो सकते हैं आपके, dsp3 संकरण हो सकता है, ठीक है, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। और समन्वय संख्या 6 है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें संकरण 2 हो सकते हैं, या तो D2 sp3 या फिर sp3 D2 संकरण हो सकता है, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय ओक्टाहेड्रल, कैसी होती है, अष्टफलकीय ओक्टाहेड्रल होता है। तो ये याद रखना भाई, यदि समन्वय संख्या 4 है तो कौन सा संकरण हो सकते हैं, sp3 संकरण और dsp2 संकरण। sp3 संकरण की ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है, ये याद आएगा, अभी कुछ एग्जाम्पल आएंगे, उन्हीं एग्जाम्पल से पता चलेगा कौन से संकुल में sp3 संकरण है, कौन से में dsp2 संकरण है। यदि sp3 संकरण तो उसकी ज्यामिति आपको टेट्राहेड्रल बनानी है, यदि dsp2 संकरण तो उसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय बनानी है। और यदि समन्वय संख्या 6 है तो इसकी संकरण कौन सा हो सकता है, D2 sp3 या फिर sp3 D2, और इसकी ज्यामिति दोनों में ही क्या बनेगी, अष्टफलकीय बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके याद रखना, ये सीरीज याद होनी बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने कुछ बातें क्या बताई, अभी बताई कि केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक और लिगेंड के जो लोन पेरेंट के बीच में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होने से उपसंयोजक बंध बनता है, जो क्या होता है, दिशात्मक होता है। और उस उपसंयोजक बंध से ही किसकी ज्यामिति, संकुल यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। फिर मैंने ये बताया कि अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा संकुल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यदि किसी संकुल में जितने लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतने ही क्या पाए जाएंगे, रिक्त कक्षक पाए जाएंगे। यदि किसी संकुल में 5 लिगेंड है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कम से कम 5 कक्षक पाए जाएंगे, वो भी खाली रिक्त कक्षक वैकेंट होंगे। यदि 6 है तो उसके पास 6 रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये एक सीरीज बताई समन्वय संख्या, तो वो आपको सीरीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं भाई, अब बात करते हैं लिगेंड की। किसकी बात करते हैं, लिगेंड की। वीबीटी को आगे पढ़ने से पहले एक अलग टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। यदि जब तक वो टॉपिक आपको याद नहीं है, जब तक वो टॉपिक आपको याद नहीं है, आप वीबीटी का अध्ययन नहीं कर पाओगे। यदि वो टॉपिक आपको याद हो गया तो आप वीबीटी का आसानी से अध्ययन कर लोगे। वो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ तो भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। वो क्या कहती है, वो लिगेंडों की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। लिगेंडों की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोले तो उसकी सामर्थ्य, पावर, लिगेंड के पावर के बारे में बताती है कि मतलब कौन सा लिगेंड तो प्रबल होगा और कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा। मतलब लिगेंड 2 प्रकार के हो गए भाई। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। ये जो लिगेंड है वो कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, परबल क्या होते हैं, परबल। एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, जिसको क्या बोलते हैं, दुर्बल, WFL हो जाएंगे। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इससे हमें क्या पता चलता है, लिगेंड की सामर्थ्य के बारे में पता चलता है। सामर्थ्य का मतलब कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है, ठीक है। तो इसी आधार पर लिगेंड दो प्रकार के हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना भाई। प्रबल लिगेंड वो होंगे जिसमें दाता परमाणु कौन कौन से होते हैं, प्रबल लिगेंड वो होंगे जिसमें दाता परमाणु या तो नाइट्रोजन हो, कौन हो, नाइट्रोजन, या फिर कौन हो, फॉस्फोरस हो, या फिर कार्बन हो। ये याद रखना, जिस लिगेंड में दाता परमाणु नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन है, तो वो लिगेंड क्या होंगे, आपके प्रबल लिगेंड होंगे। क्या होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। और जिस लिगेंड में यदि दाता परमाणु कौन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, वह जो हेलोजन है, हेलोजन जानते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वाले, वो हो, तो वो लिगेंड कौन से होंगे, आपके दुर्बल लिगेंड होंगे। कौन से होंगे, दुर्बल लिगेंड। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिस लिगेंड में दाता परमाणु नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन हो, तो भाई वो लिगेंड क्या कहलाएगा, आपका प्रबल लिगेंड होगा। और जिस लिगेंड में ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन हो, वो क्या होगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल लिगेंड कहलाएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इनके एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ भाई, नीचे नहीं दिखाई देगा आपको, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे देखना NCS माइनस है, इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन, तो ये कौन बन गया, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना। फिर EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस में नाइट्रोजन भी दाता परमाणु होता है और ऑक्सीजन भी होता है, जो आपने पहले पढ़ा है, जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु, तो ये क्या बन गया, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन गया। इसके अलावा NH3 में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है दाता परमाणु। फिर पिरिडीन, क्या होता है, पिरिडीन यही तो होता है ना, C5H5N, तो ये क्या बन गया, आपका नाइट्रोजन दाता परमाणु बन गया, तो पिरिडीन के बाद कौन आता है, आपका एथिलीन डाइएमीन, कौन आ जाता है, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है, CH2NH2, तो इसमें नाइट्रोजन आपका दाता परमाणु है, तो ये क्या बन गया, प्रबल लिगेंड बन गया। इसके बाद में बाईपिरिडीन, ये इसी से एक और जोड़ दो, इधर C5, इधर N, C5H5, तो ये आपका बाईपिरिडीन बन जाता है, इधर से बाईपिरिडीन, ये भी क्या आपका प्रबल लिगेंड है। इसके बाद कौन आता है, आपका NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में कौन होता है, दाता परमाणु, नाइट्रोजन होता है, कौन होता है, नाइट्रोजन, तो ये भी आपका प्रबल लिगेंड आ जाता है। इसके बाद कौन आता है, आपका PR3, जिसमें दाता परमाणु कौन है, फॉस्फोरस, तो ये भी आपका प्रबल लिगेंड हो गया। इसके बाद कौन आता है, आपका CN, कौन आ रहा है भाई, CN में दाता परमाणु कौन है, कार्बन, तो ये भी प्रबल लिगेंड। इसके बाद कौन आता है, लास्ट है आपका कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में दाता परमाणु कौन होता है भाई, ऑक्सीजन होता है, कौन होता है, ऑक्सीजन। अब आप तो ये कहोगे कि सर आपने तो अभी ये बताया कि प्रबल लिगेंड वही होता है जिसमें दाता परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस हो, तो फिर ये ऑक्सीजन वाला प्रबल लिगेंड कहाँ से आ गया, जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, वो प्रबल लिगेंड कैसे होगा, तो याद रखना भाई, कार्बोनिल अपवाद है, कार्बोनिल क्या है, अपवाद है, ये याद रखना। कार्बोनिल सबसे प्रबल लिगेंड होता है, कार्बोनिल होता है वो सबसे प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमने प्रबल लिगेंड का तो पता कर लिया, ठीक है। अब याद रखना, प्रबल लिगेंड में भी कुछ लिगेंड कम प्रबल होते हैं, कुछ लिगेंड ज्यादा प्रबल होते हैं, तो इसका मैं ये लगा रहा हूं इधर सिंबल, इधर ये हो गया, ठीक है भाई। NCS वो सबसे कम प्रबल लिगेंड है, लेकिन प्रबल लिगेंड है, लेकिन ये क्या है, कम प्रबल लिगेंड है। और इधर CO आपका सबसे प्रबल लिगेंड है। CO के बाद कौन आ रहा है, CN आ रहा है, फिर PR3, फिर NO2 माइनस, बाईपिरिडीन, एथिलीन डाइएमीन, पिरिडीन, एमीन,
EDTA4 माइनस और NCS माइनस। ये क्या है, इसकी लिगेंडों की प्रबलता का क्रम है, वो प्रबल लिगेंड हो गए। अब बात कर लेते हैं दुर्बल लिगेंड की। तो दुर्बल लिगेंड में मैंने दाता परमाणु कौन कौन से बताए थे, ऑक्सीजन, सल्फर व हेलोजन। ये क्या आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, जिसमें दाता परमाणु ये पाए जाते हैं। तो देखना भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इधर I माइनस, इसके बाद कौन आएगा आपका Br माइनस, इसके बाद कौन आएगा Cl माइनस, इसके बाद कौन आएगा SCN माइनस। भाई NCS में तो दाता परमाणु नाइट्रोजन था, लेकिन SCN में दाता परमाणु कौन है, सल्फर। और जो सल्फर दाता परमाणु तो वो क्या बन जाएगा आपका वीक फील्ड लिगेंड बन जाएगा। इसके बाद कौन आता है इधर F माइनस, फ्लोरीन आता है। इसके बाद कौन आएगा इधर आपका OH माइनस आ जाता है। इसके बाद SO4 2 माइनस आ गया, ये भी इसमें क्या है सल्फर दाता परमाणु है। इसके बाद कौन आएगा इधर H2 C2O4, क्या आएगा इधर C2O4 2 माइनस। याद रखना ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। और इसके बाद कौन आता है इधर H2O, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु होते हैं। तो ये आपके वीक फील्ड लिगेंड हो गए। तो याद रखना भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसमें दाता परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, फॉस्फोरस होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर व हेलोजन होते हैं। ये इनकी बात हो गई। तो ये याद, जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप VBT का अध्ययन नहीं कर सकते, VBT को आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। जिस भी संकुल में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाए जाते हैं, प्रबल लिगेंड पाए जाते हैं, जिस भी संकुल में ये प्रबल लिगेंड पाए जाते हैं, तो ये प्रबल लिगेंड क्या करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। क्या कर देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, युग्मित। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक संकुल लिया FeCN6 4 माइनस ले लिया। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पर Cn है, प्रबल लिगेंड है। तो ये प्रबल लिगेंड क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा भाई, युग्मित कर देगा। कैसे करेगा, जैसे देखना, वैसे आपको एक रफली आइडिया से समझा रहा हूँ, उसको फिर एग्जांपल लेके करेंगे। सपोज करो इसमें ये हो गया Fe, इस Fe के मान समझ लो, Sp का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2 होता है, यही होता है इसका। तो 3d में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि ये Cn क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। क्या होता है, प्रबल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। क्या कर देगा, युग्मित। मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 4 हैं, 1 2 3 4। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आया। तो क्या किस प्रकार से युग्मित हुए देख लेना भाई। ये लो भाई, ये आपके क्या हो गए, युग्मित हो गए। तो प्रबल लिगेंड होते हैं वो क्या करेंगे, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। याद रखना यही इसके पॉइंट है, ये पॉइंट ही अपने को याद रखने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित हो गए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम। तो मतलब ये संकुल किस प्रकार का बना, निम्न चक्रण संकुल बना। क्या बना, निम्न चक्रण संकुल बना, निम्न चक्रण संकुल बना। ठीक है, तो याद रखना। और ये क्या बना, आंतरिक कक्षक संकुल भी होगा भाई। क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल क्यों बना, क्योंकि इसमें अंदर वाले डी कक्षक की भाग ले रहे हैं भाई। कौन से ले रहे हैं, अंदर वाले डी कक्षक की क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो ये संकुल किस प्रकार का बना, आंतरिक कक्षक संकुल बना। और आंतरिक कक्षक संकुल बना तो इसमें क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो वो किस प्रकार का बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बन गया भाई आपका। तो इसको याद रखना भाई। तो प्रबल लिगेंड है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित कर देगा, जिससे जो संकुल बना वो आंतरिक कक्षक संकुल होगा और निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा आपका। अब यदि आपके लिगेंड किस प्रकार के हो, दुर्बल लिगेंड हो, क्या हो, दुर्बल लिगेंड हो। जैसे कि यही बात कर लेता हूँ, FeH2O की होल 6 2 पॉजिटिव। यहाँ पर H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पर क्या था पहले,
ये था। तो ये दुर्बल लिगेंड है, तो इन्हें इसमें इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी इसमें सामर्थ्य नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती है कि इस लिगेंड को यहाँ से उठाकर यहाँ पर भेज दे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाता है। तो दुर्बल लिगेंड है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो उतनी की उतनी ही रह गई। तो क्या बन जाएगा ये, इसमें निम्न चक्रण संकुल था तो वो क्या बन जाएगा, उच्च चक्रण संकुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, उच्च चक्रण संकुल बन जाएगा भाई। कैसे बना, क्योंकि इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा उच्च चक्रण संकुल। और इसमें बाहर के डी कक्षक भाग लेंगे, वो तो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा कौन से बाहर के डी कक्षक होते हैं। तो बाहर के डी कक्षक भाग लेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका बाह्य कक्षक संकुल। क्या बन जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल बन जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना। यदि प्रबल लिगेंड है तो वो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को करवा देगा, युग्मन करवा देगा, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और वो संकुल निम्न चक्रण संकुल बनेगा। यदि दुर्बल लिगेंड है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा, तो वो कौन सा होगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। भाई निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल का मतलब है कि निम्न चक्रण संकुल का मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा, कम होगा। जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा, कम। और उच्च चक्रण संकुल में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा। एक सूत्र लिख रहा हूं चुंबकीय आघूर्ण का भाई, याद रखना। चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र होता है, वो याद रखना, म्यू बराबर n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट होती है भाई, बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जिस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आएगा, ज़्यादा। और जिसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज़्यादा होगा वो उच्च चक्रण संकुल ही होगा। और जिसका n का मान क्या होता है, कम होता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल बन जाएगा। तो ये भाई मैंने वीबीटी की आपको कुछ बातें बताई जो आपको याद रखनी है। अब एक बात और बची, वो भी सुन लो दोबारा। वो बात यह है, यदि किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी दिखाई दे, किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखाई दे, तो याद रखना भाई उस संकुल की प्रकृति कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगी। उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। ये याद रखोगे भाई। यदि किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे, भले ही एक ही दिखाई दे, तो उस संकुल की प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। ठीक है। और यदि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, युग्मित हैं, तो उस संकुल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। ये बात आप याद रखोगे। यदि किसी भी संकुल में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो उस संकुल की प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। ध्यान से देखना भाई। अब जिसकी प्रकृति अनुचुंबकीय तो वो संकुल कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन होगा, वो रंग उत्पन्न करेगा। और किसी भी संकुल में यदि प्रतिचुंबकीय तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा। क्या होगा, रंगहीन। पर ध्यान से सुनना भाई, जो आपकी वीबीटी है वो कभी भी रंगीन व रंगहीन के बारे में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। ये तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि जो अनुचुंबकीय प्रकृति होती है वो रंगीन है और जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन होता है। लेकिन वीबीटी कभी इनकी चर्चा नहीं करती है, इसको याद रखना भैया। ठीक है। तो ये आपकी वीबीटी के मैंने कुछ एक बातें बताई, वो आपको याद रखनी है। उन बातों के आधार पर हम वीबीटी कोई भी संकुल है उसके हम इनकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब समझना भाई, बहुत अब आएगा मज़ा पढ़ने में। यदि आपको ये पॉइंट याद हो गए तो आप आराम से ये एग्जाम्पल कर दोगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा NiCl4 2- संकुल की वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए। NiCl4 2- संकुल की वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो वीबीटी अभी हमने पढ़ा, इसके आधार पर संकुल की व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब आपको ये बताना है इस संकुल की ज्यामिति कैसी है, इस संकुल की प्रकृति कैसी है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, यही आपको इसके बारे में, और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है वो आपको बताना है।
तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसमें कौन है, Na केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे। क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण अंक। तो निकालो भाई, निकल का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, अक्स प्लस ये कितना होगा -4 बराबर -2, तो अक्स बराबर कितना है भाई, इसके ऑक्सीकरण अंक +2 आ गया। कितना आ गया, +2 ऑक्सीकरण। मतलब निकल का ऑक्सीकरण अंक किस फॉर्म में, यहाँ पे Na2+ में, क्या है, Na2+ में। सबसे पहला काम आपने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। इसके पश्चात क्या करोगे आप, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। किसका लिखोगे, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d8 4s2 होता है भाई, 3d8 4s2 होता है, 3d8 4s2 हो गया। ठीक है, ये निकल का हो गया। लेकिन अपने को यहाँ पर आर्गन तो लेना ही नहीं है, आर्गन से तो कोई मतलब नहीं है अपने को, तो ये 2 लेने हैं इधर वाले, ये कक्षक लेने हैं, कोष लेने हैं। अब निकल का ऑक्सीकरण कितना है, +2 में, तो मतलब निकल क्या है, Na2+। अब 2+ का मतलब निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्यागे हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाहर वाले कक्षक से निकलेंगे भाई। बाहर वाले कोष कौन सा है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, जैसे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार रुकना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3d8 को, और इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे d8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। और ये तो हो गया आपका 3d, फिर इधर कौन आएगा आपका 4s, ये लीजिए भाई, ये आपका हो गया 4s। अब क्या है, निकल का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2, तो Na2+, 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से, तो निकाल दो 4s से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये आपका 4s कक्षक क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, 4s कक्षक खाली, वेकेंट, ये 3d, ये फिर मैंने आपको बता दिया। अब आपको इधर देखो, लिगेंड देखो, लिगेंड की तरफ, लिगेंड कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है। तो Cl लिगेंड है, तो Cl लिगेंड क्या होता है भाई, दुर्बल लिगेंड होता है। अब दुर्बल लिगेंड होता है तो वो कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो यदि यहाँ पर ये प्रबल लिगेंड होता तो वो इसको युग्मित कर देता, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दुर्बल लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो आप यहाँ पर लिखोगे आप NiCl4 नेगेटिव में Cl एक दुर्बल लिगेंड, ऐसा लिखना होगा आपको, लिखोगे तभी अंक मिलेंगे। Cl एक दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इतना काम कर दिया, ठीक है। अब वापस पूरे का पूरा संकुल यहाँ पर लिखो आप, NiCl4 2 नेगेटिव। अब ये ऐसा कैसा लिख दो, उतार दो ऐसे कि 8 हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 4s, ये 3d, ये 4s। अब आपको मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, जितने लिगेंड होते हैं संकुल में, केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतने क्या आ जाएंगे, खाली कक्षक। तो यहाँ पर तो आपको खाली कक्षक सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो फिर 3 खाली कक्षक और चाहिए। अब आप लोग जानते हैं 3 खाली कक्षक कहाँ से आएंगे, तो ये 4s है, 4s के बाद कौन आता है, 4p भी आता है भाई। निकल के पास 4p कक्षक क्या रहते हैं, खाली होते हैं, क्या रहते हैं, 4p। और 4p के बाद 4d भी आता है, कौन आता है, 4d भी। लेकिन यहाँ पर तो अपने को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अपने को सिर्फ 4 खाली कक्षक चाहिए, तो 4 तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपका 4s और ये 4d हो गया भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इन खाली कक्षकों को देगा, और क्या बनाएगा, उपसंयोजक बंध। मतलब ये Cl लिगेंड है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, एक Cl लिगेंड, दूसरा Cl लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तीसरा Cl लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और चौथा Cl लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर देकर उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो मतलब अत्यपन कौन कौन से कक्षकों में हुआ, एक तो 4s कक्षक में हुआ,
और 3 4p कक्षकों में हुआ। तो अतिव्यापन में कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं? एक तो S कक्षक भाग ले रहा है और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं। तो संकरण कौन सा हुआ भाई आपका? sp3 संकरण हुआ। कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण हुआ। तो भाई NiCl4 2 नेगेटिव में अब आपको बताना है NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें आपको बताना है संकरण। तो संकरण कौन सा हुआ भाई आपका? sp3 संकरण। अब sp3 संकरण की आपको ज्यामिति आती है, देखना भाई sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है भाई। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना भाई, टेट्राहेड्रल NiCl4 की। ये आपका निकल, इधर Cl, ये Cl, 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 ठीक है। और इस संकुल पर कितना चार्ज आएगा? 2+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2+, जो मैं यहाँ पर बाहर दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका संकुल। ये इसका ऑक्सीकरण का इधर क्या है? ऑक्सीकरण। या फिर आप ये संकुल दिखा दो 2- इधर। ये इसकी चतुष्फली क्या करती? बंद कोण कितना है इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट इसका बंद कोण हो गया। अब आपने इसका संकरण बता दिया, ज्यामिति बता दी, बंद कोण बता दिया इसका। अब आपको बताना है कि ये प्रकृति, कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो देखो भाई यहाँ पर अब यहाँ पर देखना आप इस जगह, तो यहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? प्रकृति हो गई इसकी अनुचुंबकीय। कैसी हो गई? अनुचुंबकीय हो गई। ठीक है। अब आपको फिर ये बताना है इसका चुंबकीय आघूर्ण। क्या बताना है? चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू बराबर क्या होता है? √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो भाई म्यू का मान, n का मान कितना? n क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो n का मान रखो 2, 2 × 2 + 2। अब फिर चुंबकीय आघूर्ण का मान आप लोग निकाल लोगे। चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना? म्यू बराबर कितना आएगा? √8। √8 ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपको वीबीटी के आधार पर इस संकुल की व्याख्या करनी है। तो इतना काम कर आपको यह पूछा, मतलब इसमें संकरण पूछेगा, ज्यामिति पूछेगा, बंद कोण बताना है, प्रकृति बतानी है और चुंबकीय आघूर्ण बताना है। ये भी पूछ सकता है कि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो भी पूछ सकता है आपको। ठीक है। तो ये वीबीटी के आधार पर इस प्रकार से आपको करना है। एक एग्जाम्पल और लेकर बताता हूँ भाई आपको इसी वीबीटी के आधार पर। बिल्कुल इसी तरह से चलता है वीबीटी में। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे आपके एग्जाम में। कोई भी संकुल दे देगा और उसकी वीबीटी के आधार पर व्याख्या पूछ लेगा आपको। अगला संकुल देखो भाई, अगला संकुल ले रहा हूं मैं NiCN4 2 नेगेटिव। याद रखना भाई, इस बार मैंने Cn लिया है, Cn लिया है इस बार मैंने, Cl नहीं, Cn साइनो लिगेंड है। अब इस संकुल की आपको वीबीटी के आधार पर व्याख्या करनी है। तो सबसे पहला काम वही ऑक्सीकरण निकालोगे। तो ऑक्सीकरण निकालोगे तो निकल का ऑक्सीकरण कितना आएगा? +2 निकाल कर देख लेना आप लोग। फिर निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d8 4s2। ठीक है, लिखो इसको, डी में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो इधर, ये 4s में दिखा दो 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। ठीक है। फिर निकल का ऑक्सीकरण देखो, निकल Ni2+ वाली दिखाओ स्टेटस में। Ni2+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s कक्षक क्या हो गया आपका? ये 3d, ये 4s कक्षक खाली हो गया। अब आप यहाँ देखोगे इस संकुल में साइनाइड क्या है? एक प्रबल लिगेंड है। तो लिखो, क्योंकि Cn एक प्रबल लिगेंड है, Cn एक प्रबल लिगेंड है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देता है। ठीक है। लिखो ये संकुल ऐसे कैसे, NiCN4 2 नेगेटिव लिख दो ऐसे कैसे।
1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8। अब आप लोगों ने देखा कि साइनाइड एक प्रबल लेकिन तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देगा, तो यहाँ से निकला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका 3D कक्षक है, ये 4s कक्षक है। अब आप लोग ये देखोगे कि इधर लिगेंड कितने हैं, 4। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने खाली कक्षक होने चाहिए, 4। तो 2 तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भाई, एक तो ये s वाला है, सॉरी एक तो D वाला हर एक S वाला है। अब 2 और चाहिए, तो आप जानते हैं कि 4s के बाद 4p भी आता है, तो 4p वाले 3 दिखाओ भाई यहाँ पे, ये आपका 4p हो गया। ठीक है, लेकिन आपको तो खाली कक्षक कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो भाई क्या होगा, साइनाइड लिगेंड आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस D में देगा, फिर एक लिगेंड इस S में देगा, फिर 2 लिगेंड हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन वो इस P वाले में दे जाएंगे इधर, ये लो ये। तो यहाँ पर इन कक्षकों के मध्य क्या हो रहा है, अत्यपन। ये लिगेंड और इन कक्षकों में क्या हो रहा है, अत्यपन। तो अत्यपन कौन कौन से कक्षक में भाग ले रहे हैं, तो एक तो भाई कौन ले रहा है आपका D कक्षक, कौन ले रहा है D कक्षक, और 2 कौन ले रहे हैं P कक्षक। याद रखना आपको यहीं तक चलना है, कहीं यहाँ आगे तक चला जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया आपका D कक्षक। तो एक तो D कक्षक, एक S कक्षक, 2 P कक्षक, तो DsP2 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया, DsP2 संकरण। अब भाई संकरण आपको बता दो कि इसमें NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें क्या बताना है, संकरण। तो संकरण बता दोगे आप DsP2 संकरण। अब DsP2 संकरण की ज्यामिति मैंने बताई थी वर्ग समतलीय, कैसी होती है, वर्ग समतलीय ज्यामिति, वर्ग समतलीय, एक स्क्वायर प्लेनर। आपको बनाकर दिखानी इधर, निकल CN 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 और CN, ये 2 नेगेटिव हो गया। फिर इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकृति। तो प्रकृति बताओ भाई, यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय। प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। ये भाई इसकी प्रकृति हो गई प्रतिचुंबकीय। फिर क्या बताओगे इसमें, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या सूत्र कहता है, एक सेकंड भाई रुकना। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है, n × n+2। n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो गया, 0 हो गया भाई। कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही इतना ही बताना है। तो इस संकुल की व्याख्या भी आपने इसके आधार पर कर दी। ठीक है, अब एक लास्ट संकुल बताऊंगा आपको, उसका और देख लो भाई, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कोई संकुल दे देगा, इसकी व्याख्या करना पूछ लेगा। जो सर में मैंने आपको पॉइंट बताया वो तो याद रखने होते हैं, वो लिखाएगा नहीं कभी आपको एग्जाम में, पूछेगा तो यहाँ से ये संकुल वाले पूछेगा, जो उदाहरण करवा रहा हूँ आपको। एक लास्ट संकुल ले रहा हूँ मैं आपका, FeCN6 4-, ये संकुल है। अब आप इस संकुल में लिगेंडों की संख्या देखोगे 6, तो मतलब समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यदि समन्वय संख्या 6 है तो संकरण 2 ही हो सकते हैं। 2 संकरण कौन से हो सकते हैं, या तो D2sp3 या फिर sp3d2, यही 2 संकरण हो सकते हैं, इनके अलावा तो कोई और संकरण होगा नहीं। तो सबसे पहला काम, आयरन का ऑक्सीकरणांक निकालोगे। आयरन का ऑक्सीकरणांक यहाँ पर कितना आएगा, +2 आएगा, निकाल कर देख लेना। फिर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आते हैं 11th क्लास में, सीखे हैं हम लोगों ने। 3d6 4s2 हो गया। फिर D में 6 दिखा दो इधर, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। और ये आपके 4s में 3d और 4s। फिर क्या, ऑक्सीकरण वाली स्टेट लो, Fe2+ ले लिया भाई आप लोगों ने। तो सुनना भाई इधर ध्यान, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से बाहर निकले। 1 2 3 4 5 6, और ये आपने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 4s कक्षक क्या हो गया, खाली हो गया। अब आप लोग ये देखो, ये आपका 3d, ये 4s। अब आप लिखोगे संकुल में CN एक प्रबल लिगेंड होता है। क्या होता है, CN एक प्रबल लिगेंड है।
वही लाइन लिखोगे आप दोबारा, सब में लिखनी पड़ेगी, लिखनी तो पड़ेगी ये लाइन आपको। CN एक प्रबल लिगेंड होता है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा देगा, युग्मन करवा देता है। CN एक प्रबल लिगेंड होता है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देता है। तो करवा दो भाई। अब ये संकुल लिखो इधर ऐसे कैसे, FeCN6 4- लिखो इधर, लिखोगे तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो निकल कर यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो क्या बना, ये बना कि नहीं बना, और एक और बन जाएगा, ये बन गया आपका। ठीक है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर वाले 2 कक्षक खाली हो गए। फिर आगे कौन है, ये आपका 4s कक्षक, ये 3d और ये 4s। अब आप लिगेंडों की संख्या देखोगे 6, तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक भी कितने होने चाहिए, 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो आप जानते हैं कि 4s के बाद कौन आता है, 4p भी आता है भाई, कौन आता है 4p, तो ये लो 4p। अब भी देखोगे तो इसके पास 6 खाली कक्षक नहीं हुए भाई, 2 ये रहे, 3 3 6 तो हो गए भाई, कितने हो गए, 6 खाली कक्षक हो गए। याद रखना 4p के बाद 4d भी आएगा, 4d भी आता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर अपने को 6 खाली कक्षक चाहिए, तो 6 खाली कक्षक तो हो गए। वो कौन कौन से, मतलब अब CN लिगेंड है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस खाली कक्षक देखो पहले यहाँ से, फिर एक CN लिगेंड यहाँ देगा अपना, फिर ये CN लिगेंड यहाँ पर देगा, ये CN यहाँ दे देगा, ये लो भाई। तो बताओ अब इस अतिव्यापन में कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, 2 तो D के भाग ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे खाली कक्षक, यहाँ से ही करना आपको, जहाँ से अतिव्यापन और वही कक्षक लोगे। तो 2 तो ये हो गए, एक S वाला हो गया और 3 P वाला हो गया। तो संकरण कौन सा हुआ भाई, 2 तो D कक्षक तो D2, एक S कक्षक तो S और 3 P के तो D2sp3 संकरण हो गया। तो FeCN6 4 नेगेटिव संकुल में संकरण कौन सा हो गया आपका, संकरण क्या हुआ, D2sp3 संकरण हुआ। कौन सा हुआ, D2sp3 संकरण। और D2sp3 संकरण की ज्यामिति कैसे बताई थी मैंने, ऑक्टाहेड्रल बताई थी भाई, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसे बनाते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ इधर, यह होगा Fe, इधर CN, इधर CN, यहाँ पर CN दिखा देना, ये हो गई। तो ये आपको देखने तो वर्गाकार द्विपिरामिड दिखाई दे रहा है। ये आकृति कैसी है, आकृति इसकी वर्गाकार द्विपिरामिड, लेकिन इसको आप अष्टफलकीय बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस प्रकार से। ये आपको अष्टफलकीय आकृति हो गई, ये अष्टफलकीय ज्यामिति है इसकी हो गई। फिर आपको बताएगा इसकी प्रकृति। तो प्रकृति देखोगे यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय हो गई। कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय हो गई इसकी प्रकृति। चुंबकीय आघूर्ण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, म्यू का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भाई आपकी VBT है। तो इस हिसाब से आपको कोई भी संकुल देगा और पूछ लेगा कि VBT के आधार पर इन संकुलों की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या में इतना काम करना आपको। फिर लास्ट में आपको संकरण बताना है, ज्यामिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना आपको कितना आएगा। ठीक है, तो ये VBT हो गई। अब VBT की कुछ बातें और रह गई है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे भाई।